तो अब तक हमने बात करी थी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के सबसे पहले स्रोत भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में, जिसमें हमने ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। अब इसके दूसरे पॉइंट पे आएंगे हम ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, जो कि गैर धार्मिक है, जिनमें धर्म का पुट नहीं है, ये अलग स्वच्छंद रूप से लिखे गए हैं। ये कौन कौन से ग्रंथ हैं इनमें हम देखेंगे। हम देखते हैं प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य की रचना अधिक हुई थी, परंतु अन्य विषयों पर भी ग्रंथ रचनाएं हुई थीं और उसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन संबंधी सामग्री प्रचुरता में भरी पड़ी है। अब इनमें से हम कुछ ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि ऋषि थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। तो आप इसको एक तरीके से सबसे पहला लिखित ग्रंथ जो उपलब्ध है इस समय, पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसमें उदाहरण के रूप में पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का तथा भारत के कई स्थानों एवं बहुत सी जातियों का उल्लेख हुआ है। कब का है ये? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा से भी 600 साल पहले का। दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य आप जानते हैं कि इसको चाणक्य को ही नाम दिया गया कौटिल्य। चाणक्य कौन थे? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके राजनीतिक गुरु कह सकते हैं या उनके शिक्षक थे। तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इसका लेखक चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बने तो इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून व सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शासन की विधि के रूप में की थी। शासन की विधि मतलब एक तरीके का एक अर्थशास्त्र, आर्थिक ग्रंथ ना होकर एक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ कहा जाता है कि एक शासक को किस विधि से शासन करना चाहिए, ये इसमें विस्तार से बताया गया है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र का यह एक अनुपम ग्रंथ कहा जाता है। इसमें पूर्ववर्ती राजनीतिक शास्त्र संबंधी ग्रंथकारों के उल्लेख के साथ ही प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का विस्तृत एवं मौलिक वर्णन हुआ है। इससे पता चलता है कि कौटिल्य संघ शासन से भी सुपरिचित थे। मतलब उस समय तत्कालीन ईसा के 400-500 साल पहले किस टाइप की शासन व्यवस्था भारत में थी, उसका उल्लेख हमें इस पुस्तक अर्थशास्त्र में चाणक्य उपलब्ध करवाते हैं। इसी प्रकार से है पतंजलि का महाभाष्य। मौर्यों के पतन के बाद शुंग राजवंश का भारत में उदय हुआ था, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ये उन्हीं के ही इनके जो लेखक हैं पतंजलि, ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही थे, उनके ही गुरु थे। तो ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी हमने देखी थी, उस पर यह महाभाष्य लिखा गया है। अष्टाध्यायी पर लिखा गया यह महाभाष्य समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में हमको कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जैसे कि इसमें लिखा गया है, यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, यवनों ने माध्यमिका, जिसको नागरी चित्तौड़ कहते हैं, पर आक्रमण किया। तो अतः महाभाष्य से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इस प्रकार से कई जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जैसे स्वप्न वासव दत्ता। अब ये महाकवि भास ने इस नाटक से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इसमें वत्सराज उदयन और अवंती नरेश, अवंती बोलते हैं उज्जैन को, उज्जैन नरेश चंड प्रद्योत के आपसी संबंधों का उल्लेख है। तो इस प्रकार से हमको उज्जैन की इतिहास के विषय में इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से संगम साहित्य है। इस विस्तृत साहित्य की रचना ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई। ईसा की पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी में हुई। ये दक्षिण भारत का ग्रंथ है। विशेषकर तमिल संस्कृति का इसमें हमको वर्णन मिलता है। इसमें हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव तथा दोनों के समन्वय से विकसित मिश्रित संस्कृति की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रारंभिक चोल, पांड्य, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला है मालविकाग्नि मित्र, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि बौद्ध गुप्त काल में कालिदास हुए थे। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में ये उनके
दरबारी कवि थे। तो महाकवि कालिदास की इस रचना से हमें पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र, शुंग यवन संघर्ष तथा शुंग विदर्भ संबंधों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त इसके लेखक हैं, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त का जो ये नाटक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन करता है। किस प्रकार चाणक्य की सहायता लेकर चंद्रगुप्त राजा बने और किस प्रकार से उन्होंने महापद्मनंद का विनाश किया, ये सारी कहानी हमें किस नाटक से मिलती है? मुद्रा राक्षस। इसमें चाणक्य और नंद मंत्री मुद्रा राक्षस की कूटनीतिक चालों का भी अच्छा वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से है मत्त विलास प्रहसन। अब ये दक्षिण का एक राजवंश था पल्लव वंश, उसके एक बड़े राजा हुए थे महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इस ग्रंथ में ये इसको अपन कह सकते हैं व्यंग्यात्मक साहित्य है। इसमें तत्कालीन बौद्धों एवं हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ में कापालिक कहते हैं, जो शैविक हैं, शिव को मानते हैं, उसका एक समुदाय है कापालिक। उनका जो नैतिक पतन हो गया था बौद्धों का और कापालिकों का, उस पर बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से इसमें कहा गया है। अगला आता है हर्षचरित। राजा हर्षवर्धन से हम परिचित ही हैं। उनके दरबारी कवि थे महाकवि बाण। उन्होंने हर्षचरित, कान्यकुब्ज कन्नौज का पुराना नाम है, उसके सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, जो कि न केवल इस सम्राट का चरित्र चित्रण करता है अपितु 7वीं सदी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। क्योंकि जो राजा हर्षवर्धन थे वो 7वीं शताब्दी में हुए थे। 606 ईस्वी में उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया था और 647 ईस्वी तक शासन किया था। 7वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है वो भारत की राजनीति में हर्षकाल के नाम से ही जाना जाता है। इन्हीं बाण भट्ट की दूसरी कृति है कादम्बिनी। तो इससे भी हमको तत्कालीन समाज और संस्कृति की झांकी मिलती है। इसी प्रकार से एक ग्रंथ है गौड़ वहो। वाकपति राज, जो मध्य प्रदेश की, आज तत्कालीन मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, वहाँ के शासक थे। वाकपति राज द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा गया है, इसमें कन्नौज के सम्राट यशोवर्मन एक राजा थे कन्नौज के, उनकी दिग्विजयों का वर्णन है। इस प्रकार अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ के जो कश्मीर की जो शासक वर्ग है या वहाँ का जो जीवन है, उसके विषय में जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो मिलती है कल्हण की राज तरंगिणी। ये आपसे एक नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। और इससे कहाँ की शासन व्यवस्था या कहाँ के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के। ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ में प्राचीन समय से शुरू करके 12वीं सदी तक का कश्मीर का इतिहास विशद रूप में लिखा गया है। कश्मीर के राजाओं के साथ साथ भारत के जिन अन्य राजाओं से युद्ध हुए, मतलब कश्मीर के राजाओं के भारत के जिन अन्य राजाओं से लड़ाई लड़ी उन्होंने, और वो किस प्रकार से कश्मीर के संपर्क में आए, उनका वृत्तांत भी इसमें प्रसंगवश दिया गया है। अच्छा, इनके अलावा भी बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। ऐसे ग्रंथों में पद्मगुप्त द्वारा विरचित नव साहसांक चरित्र, जिसमें हमको परमार वंश के इतिहास का पता चलता है। महाकवि विल्हण के विक्रमांक देव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य वंश के इतिहास का हमें पता चलता है। संध्याकर नंदी का रामचरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, आनंद भट्ट का वल्लाल चरित, जयरथ का पृथ्वीराज विजय, जयसिंह सूरी का हम्मीर मदमर्दन, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि आदि मुख्य ग्रंथ हैं। यद्यपि ये सब काव्यात्मक हैं, परंतु उनमें ऐतिहासिक मात्रा भी भरी पड़ी है, बहुत मतलब बड़ी मात्रा में भरी पड़ी है, जिससे हमें तत्कालीन भारत की ऐतिहासिकता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।